हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसके बारे में आप लोगों के कमेंट्स भर गए थे कि सर इस चैप्टर को ना फटाफट से स्टार्ट कर दो ताकि हम लोग इस चैप्टर को मक्खन कर सकें और हमारे पूरे में से पूरे नंबर साइंस में आ सकें। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की। चैप्टर बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। और जितने भी चैप्टर आप जब पढ़ते हो और आपके वो सारे चैप्टर डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं तो आपको उनको समझने में मजा आता है। तो उसी प्रकार इन चैप्टर्स को पढ़ने में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे हर तरफ है, हमारे चारों तरफ हम करंट और करंट पे चलने वाले बहुत सारे उपकरणों को देखते हैं। ये बोर्ड करंट पे चल रहा है, ये माइक करंट पे चल रहा है, इस घड़ी के लिए भी करंट है, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसके लिए भी करंट है, और जहां से हम लोग सब देख रहे हैं इस लेक्चर को, मोबाइल, वो भी कहीं ना कहीं करंट के ऊपर चलने वाली डिवाइस है, करंट के कारण काम करने वाली डिवाइस है। तो विद्युत धारा जो है एक्चुअल में क्या है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात समझो कि विद्युत धारा उत्पन्न ही क्यों होती है, और इसका जवाब ढूंढोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि विद्युत धारा आखिर चीज क्या है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा आवेश, और आप लोगों ने सुना होगा मुक्त आवेश। अगर आप लोगों ने आवेश के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है? इलेक्ट्रॉन एक परमाणु कण है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें होती हैं। उन तीन अवपरमाणु कणों में से एक है इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनके कारण करंट फ्लो नहीं करती, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा नहीं बनती। बात को समझना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा बनती है। धीरे धीरे समझ में आएगा, चीजें ना मक्खन हो जाएंगी एकदम, बट समझो, स्टार्टिंग से देखते जाओ। भैया जी सीधी बात है, विद्युत धारा उत्पन्न किसके कारण होती है? मुक्त आवेश के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, मेरे दिमाग में तो होता था कि भैया ऐसा क्या है कि लोहा, ऐसा क्या है कि एल्यूमिनियम, ऐसा क्या है कि कॉपर, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। मतलब मार्केट में जो भी आपको तार मिलते हैं, जो वायर अपन खरीद के लेके आते हैं, लोहे के, कॉपर के, एल्यूमिनियम, नाम सुना है ना कॉपर का तार, जब आप तार के अंदर से निकालोगे, तार को छीलना कभी, आपको कॉपर का वायर दिखाई देगा। और कॉपर का वायर बनाते हैं, इसका मतलब कॉपर में करंट फ्लो करती होगी। आपने कभी भी प्लास्टिक के वायर बने हुए नहीं देखे होंगे, कभी भी प्लास्टिक के तार नहीं बनते। क्यों? कहने वाले लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करती है, इसलिए हम इनके तार बनाते हैं। इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है प्लास्टिक में, इसलिए हम प्लास्टिक के तार नहीं बनाते। बस प्लास्टिक को हम इन तारों के ऊपर लपेटने में यूज करते हैं। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? जैसे जो कॉपर का वायर होता है ना, ये कॉपर का वायर है, ठीक है, इसके अंदर धारा बहती है, और हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ा देते हैं, प्लास्टिक की या रबर की, ताकि कोई भी नंगे हाथों से इसको टच करे, कोई भी नंगे हाथों से इसको टच करे तो उसको करंट नहीं लगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर करंट फ्लो नहीं करती। बोलने वालों ने बोल भी दिया कि जिसके अंदर से करंट फ्लो करती है उसे चालक कहते हैं। बोलने वालों ने बोल भी दिया, जिसमें से करंट फ्लो नहीं करती उसको अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिए, प्लास्टिक आपका एक अचालक है, करंट फ्लो नहीं करती इसके अंदर से। लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर चालक है, इसमें करंट फ्लो करती है। पर यह किसी ने नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। विद्युत धारा, सुनना ध्यान से सब लोग, विद्युत धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आवेश होता है उनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या
मुक्त आवेश नहीं होता है उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आज के बाद तुमसे कोई पूछे इसमें करंट क्यों फ्लो करती है, आप बोलोगे भाई साहब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं करती है, क्योंकि भाई साहब इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंपल क्यूट सा प्यारा सा जवाब दे देना है, दैट्स इट। मजा आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि विद्युत धारा के लिए आवश्यक क्या है समझना। विद्युत धारा के लिए आवश्यक क्या है समझना। विद्युत धारा के लिए आवश्यक है या तो मुक्त आवेश, जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर एक और चीज है जिससे विद्युत धारा बह सकती है, मुक्त आयन। अब आप बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गई कि आपके लोहे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसके अंदर धारा प्रवाहित करती है। इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं करती। ये बात तो समझ में आ गई। बट अभी भी ना सर ये दूसरा वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि मुक्त आयन का कंसेप्ट क्या है। तो अब हम समझने जा रहे हैं मुक्त आयन का कंसेप्ट। गौर फरमाइएगा, एंजॉय करिएगा और ठीक से समझिएगा। आप लोगों के घर में एक डब्बा होगा जिसमें नमक पड़ा हुआ होगा। नमक का रासायनिक सूत्र जानते हो? नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड। एक काम करना, उस डब्बे में जाकर के करंट लगाने की कोशिश करना। बैटरी जोड़ देना उसको, बैटरी, और करंट लगाने की कोशिश करना। आप ये चेक करोगे कि नमक के डिब्बे में जो सॉलिड बोले तो ठोस, जो ठोस नमक रखा हुआ है उसके अंदर आप बैटरी लगा करके, तार लगा करके अगर करंट फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगी। और एक काम करना, उसी नमक को पानी में घोल देना, उसको बोलेंगे नमक प्लस पानी, और नमक को पानी में घोलने से बन जाएगा उसका विलयन। नमक को जब आप पानी में घोल देंगे और नमक को पानी में घोलने के बाद जब आप उसके अंदर बैटरी लगा करके करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो करेगी। टिक टिक टिक। ऐसा क्या था नमक के डिब्बे में कि करंट फ्लो नहीं कर रही थी, और ऐसा क्या हो गया पानी में घोलते ही कि करंट फ्लो करने लग गई? समझिए, नमक के अंदर है सोडियम क्लोराइड। दो प्रकार के आयन है, Na+ और Cl-। आयन जिनके ऊपर आवेश होता है, Na के ऊपर प्लस है तो ये है प्लस वाला आयन जिसको हम बोलते हैं धनायन। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ये चीज पढ़नी है, इसको बोलते हैं धनायन, प्लस चार्ज, और जिस पे माइनस होता है उसको बोलते हैं ऋणायन। तो यहां पर Na+ और Cl- ठोस में चिपके हुए हैं एक दूसरे से। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। ये इसके लिए गाना गा रहा है, ये इसके लिए गाना गा रहा है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए बिल्कुल ठोस। तो यहां पे आपके पास आयन तो है पर वो मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है। जैसे ही आपने इसको पानी में घोला, जैसे ही आपने नमक का पानी में घोल बनाया, घोल बनाते ही Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गए,
और अब ये आयन रोते फिरने के लिए, अर्थात ये आयन घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, ये आयन घूमने के लिए फ्री है और इनको बोलेंगे फ्री आयन। और ये जो मुक्त आयन है, जब ये ऐसे रोते फिरेंगे, घूमेंगे, तो इनसे क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा। समझ गए? तो मोटी मोटी बात मेरे हिसाब से जो आपको याद रखनी चाहिए यहां पर वो एक ही है कि जैसे चालक के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तेरे पास क्या है? मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और अगर कोई आपसे पूछे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिससे धारा बह सकती है, तो वो है मुक्त आयन। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट ये वाला है कि नमक जो ठोस है वो विद्युत का चालन नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर आयन फ्री नहीं है, आयन फ्री नहीं है, आयन फ्री नहीं है। पर जैसे ही उसको पानी में घोला, वो विद्युत का प्रवाह करने लग गया क्योंकि उसके पास क्या है? मुक्त आयन है, उसके पास फ्री आयन है। Na+ में चिपके हुए थे, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, ऐसे चल रहा था। बट जैसे पानी में गए, अलग अलग हो गए और उसके कारण करंट फ्लो कर रही है। बताइए यहां तक मक्खन? तो मेरे को पता है एक बात समझ में आई, जानते हो क्या? कि अभी तक आप दो चीजें अच्छे समझ चुके हो कि विद्युत धारा को पैदा करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की और दूसरा मुक्त आयन की। अगर किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन है तो ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अदरवाइज उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं विद्युत धारा की परिभाषा कैसे बनाई हुई है। मान लो ये आपके पास एक चालक है और चालक में आपको पता है क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मान लो आपके चालक में किसी दिए गए बिंदु से, मान लो मैंने ये चेक कर लिया, माना किसी चालक के दिए गए बिंदु से, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, आप ऐसे ही बोल सकते हो, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में कुछ आवेश गुजरता है। तो किसी चालक के दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में जितना भी आवेश गुजर रहा है, उसी को हम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। वाह 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 वाह, ये डेफिनेशन है। जिसने डेफिनेशन समझ ली वो तर गया भैया, ध्यान रखना। जिसने डेफिनेशन समझ ली वो इस टॉपिक में तर गया। सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में डेफिनेशन ही कि भाई किसी चालक के एक क्षेत्र से, चालक के दिए गए क्षेत्र से, दिए गए अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट समझते हो क्या होता है? जैसे आपके पास ये तना है, इस तने को आपने ऐसे काट दिया तो तना ऐसा दिखाई देगा। ये जो हिस्सा है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। सारी बातें याद रखना। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितना भी आवेश गुजरता है उसी को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। नोट करिए, किसी चालक के दिए गए अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के विशेष, किसी चालक के, हाँ बोल सकते हो कि चालक के दिए गए अनुप्रस्थ काट से, मैं लिखता पता क्यों, ताकि आप भी मेरे साथ लिखो और आपको याद हो। किसी चालक के दिए गए अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में, एकांक समय समझते हो? एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड। एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। टक 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 टक। सबसे पहले एक एक चीज समझ लीजिए, मजा आएगा कि भाई आपके पास कोई चालक दिया हुआ है, इस चालक के एकांक समय में 1 सेकंड में जितना भी आवेश गुजर रहा है
उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। इसलिए इसको एक और डेफिनेशन भी है इसकी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है लाला, मैं जो आ गया हूं, यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? कोई भी बच्चा जिसको यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है? समझें इसको और थोड़ा सा। अब बेटा एक बात बताओ, अब ऐसा तो है नहीं ना कि 1 सेकंड आप बार बार चेक करते रहोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं, माना चालक के अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित होता है। भाई अपन ने ऐसा मान लिया कि t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। भाई जैसे मैंने मान लिया कि 5 सेकंड के अंदर 15 कुलाम होता है आवेश का मात्रक। मैंने मान लिया, बताऊंगा अभी बाद में, मैंने मान लिया कि 5 सेकंड में 15 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसे हमने मान लिया कि अनुप्रस्थ काट के t समय में वहां से q आवेश प्रवाहित हो रहा है। अगर t समय में आवेश प्रवाहित हो रहा है q, तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? आंसर है q/t। मुझे नहीं लगता ये कोई महाभारत है। भाई 5 पेन की कीमत अगर 20 रुपए है तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी? 20/5 बराबर 4 रुपया। सिंपल। अगर 5 सेकंड में 15 कुलाम आवेश जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 15/5। यही तो लॉजिक होगा ना मुन्ना। तो अगर t सेकंड में q आवेश जा रहा है, t सेकंड में अगर q आवेश जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना आवेश जाएगा? q/t। दैट्स इट। इतनी सी कहानी है। आगे बात करें। 1 सेकंड में जितना भी आवेश जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसका मतलब ये चीज किसके बराबर है? विद्युत धारा के बराबर है। बेटा अगर मैं चाहता ना तो 1 सेकंड में आपको रटवा देता कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। मेरा हमेशा से मोटो रहा है कि मैं समझाऊं, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट को पकड़ सकूं। भाई किसी चालक के 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल है परिभाषा, समझ में आ गई सबके? आवेश प्रवाह की दर का मतलब ये होता है, आप 1 सेकंड की बात कर रहे हो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हो गई। भाई हमारे पास 1 सेकंड का हिसाब नहीं है, बट हमें यह पता है कि t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो अगर t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा? q/t। उसी को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो यहां से विद्युत धारा का फॉर्मूला बना कि विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश डिवाइड बाय लिया गया समय। मतलब विद्युत धारा I से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग इसको स्मॉल i से करते हैं, कुछ कैपिटल I से करते हैं, जैसा आप चाहो। प्रवाहित आवेश q बटा लिया गया समय t। यहां से बन के आती है परिभाषा, यहां से बन के आती है इसकी परिभाषा। क्लियर है? चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इसी चीज को। तो यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात निकल के आती है इसके SI मात्रक के ऊपर कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। समझना, आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, समय का SI मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो इस हिसाब से जो SI मात्रक है वो आया कूलाम बटा सेकंड, और कूलाम बटा सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर।
इसलिए हम विद्युत धारा के SI मात्रक को बोलते हैं एम्पियर। सिंपल सिंपल। बताओ मजा आया यहां तक? कमेंट करके बताइए, हर एक चीज आपको कमेंट करके बतानी है, एक एक चीज आपको कमेंट करके बतानी है ताकि हम समझ सकें कि आप चीजों को कितना अच्छे से देख पा रहे हैं, है ना? बताइए अभी अभी के अभी कमेंट करो कि कितना समझ में आ रहा है आपको, जल्दी से। क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, समय का SI मात्रक होता है सेकंड, तो यहां से बन के आ गया कूलाम बटा सेकंड, उसको बोलते हैं एम्पियर। अब अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे कि भाई 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ, तो आपको पता है 1 एम्पियर किसको कहते हैं? यदि किसी चालक में प्रति एकांक समय में 1 कूलाम विद्युत आवेश गुजर रहा है, तो उस समय विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होगी। क्या बोले सर? ऊपर से गया, वापस समझो। मान लो एक चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसके अंदर विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। सिंपल है, फॉर्मूला क्या कहता है? अगर Q भी आपका 1 कूलाम हो और T आपका 1 सेकंड हो, तो आपकी करंट कितनी निकल के आएगी? 1/1 कूलाम बटा सेकंड, और कूलाम बटा सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कब आ रही है? जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो आप लिखें कि यदि किसी चालक में, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, डेफिनेशन पूछते हैं 1 कूलाम की, 1 एम्पियर की। यदि किसी चालक में एकांक समय में एकांक आवेश, मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। यदि किसी चालक में एकांक समय में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक और चीज आती है, CGS मात्रक क्या होता है? 2 तरह के मात्रक होते हैं बेटा, एक होता है SI मात्रक, एक होता है CGS मात्रक। CGS मात्रक में आवेश का मात्रक होता है स्टैट कूलाम, लिख लो। तो आवेश का मात्रक आ जाएगा स्टैट कूलाम, डिवाइड बाय समय की जगह आएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा स्टैट कूलाम डिवाइड बाय सेकंड, स्टैट कूलाम डिवाइड बाय सेकंड, स्टैट कूलाम डिवाइड बाय सेकंड। क्लियर है? तो यहां तक बात समझ में आ गई सबको? कहने का मतलब यह है कि जो आपका CGS मात्रक है उसमें आवेश का मात्रक है स्टैट कूलाम, समय का मात्रक है सेकंड, तो इस हिसाब से विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? स्टैट कूलाम डिवाइड बाय सेकंड। ये वैसे बहुत कम पूछते हैं एग्जाम में, फिर भी आपको पता होना चाहिए, आप इस चैनल से पढ़ते हो तो आपको एक एक चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक और चीज यहां पे मैं एक्स्ट्रा आपके लिए लिख करके दे रहा हूं, याद रखना, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के, स्टैट कूलाम के। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? विद्युत धारा के बारे में जो सबसे बड़ी बातें थी वो सारी बातें आपको क्लियर हुई, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ चुका है। अब आगे 1-2 बातें और करते हैं। विद्युत धारा की दिशा के बारे में और विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा बहुत आपको परिपथ की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नॉलेज आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है और विद्युत धारा सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है। नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमें एक चीज डिस्कस करनी है कि विद्युत धारा का मापन कैसे होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए हम जिसको काम में लेते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। प्रैक्टिकली बताऊंगा ये चैप्टर आपको एक एक चीज। इस चैनल पे आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो, आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। एमीटर से हम मापन करते हैं विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर से। और यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, तो लिख लो यहां पे इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर ये श्रेणी क्रम क्या होता है। देखो, जैसे मान लो आपके पास ये बल्ब है और इस बल्ब में कितनी धारा बह रही है इसका आपको पता लगाना है। ठीक है, ये बल्ब से तार निकल रहे हैं, ये तार ऐसे जा रहे हैं। अब इस एमीटर को आपको लगाना है और एमीटर को लगा करके पता लगाना है कि इसके अंदर कितनी धारा बह रही है। तो बल्ब के ठीक बाद में ऐसे यूं आपको एमीटर को जोड़ना होगा। इस तरह से। तो जब हम ठीक बाद में एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बाकी जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना ओम के नियम का 2-3 दिन बाद, तब आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। बट फिलहाल आप ये समझो ये आपका एमीटर है और इस एमीटर से आप ये पता लगा सकते हो कि एक चालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी बात, इस एमीटर को सदैव बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसमें हमेशा 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 करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है यहां तक? चलिए, यही बात थी। और एक और चीज आपको क्लियर कर दूं मैं कि आने वाले समय में आप इसका भाई पढ़ोगे, पार्श्व क्रम संयोजन। उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में। बात की बात है, अभी छोड़ो उसको। पर याद रखें कि एक के बाद एक हम कनेक्ट करते हैं। ये वाली स्थिति है, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब जो जो बातें मैंने आपको बताई उन सभी बातों का क्विक रिवीजन करते हैं। अगली क्लास लंबी होगी क्योंकि बहुत कुछ पढ़ेंगे उसमें अपन। आज चैप्टर का स्टार्ट था तो थोड़ा छोटा किया। विद्युत धारा, कम ऑन, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए, विद्युत धारा को उत्पन्न होने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। मेरे साथ बोलो फटाफट। पहला, मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त आवेश। चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करती है। प्लास्टिक के पास, रबर के पास, इन सब के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती। फिर आपने ये पढ़ा कि भैया एग्जाम्पल भी देखा आपने इसका। फिर आपने देखा कि या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर मुक्त आयन हो तब विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा परिभाषा क्या है? किसी चालक के दिए गए अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ऐसे लिख सकते हो, 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। आवेश की मात्रा को विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में t समय में q आवेश जा रहा है, तो अगर t समय में q आवेश जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? q/t। और यहां से निकल के आ गया विद्युत धारा का फॉर्मूला जो कि है प्रवाहित आवेश अपॉन लिया गया समय। और इसको और अच्छे से लिखना हो तो चालक में प्रवाहित आवेश
और लिया गया समय I बराबर Q/d, ठीक है। मात्रक कूलम अपॉन सेकंड एम्पियर कहते हैं, और अगर सीजीएस मात्रक देखें तो स्टेट कूलम अपॉन सेकंड। ये रिलेशन आपकी मेमोरी के लिए लिखवा दिया था। 1 एम्पियर धारा कब बहेगी? जब 1 कूलम आवेश गुजर रहा हो 1 सेकंड के अंदर। इसको नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा अगली क्लास के लिए। और हाँ, विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर नाम के यंत्र से। इंपॉर्टेंट बात है कि एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, मतलब जिसमें से भी करंट मापनी है ठीक उसके बाद, ठीक उसके बाद, ठीक उसके बाद। कमेंट करके बताइएगा चैप्टर की शुरुआत कैसी रही। एक एक एक्सपेरिमेंट को करके दिखाऊंगा, हर एक चीज को प्रैक्टिकली बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और चैनल के ऊपर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, इसमें कंजूसी मत करना। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, कुछ मत से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद। अच्छे से मेहनत करना, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। बाय।